तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नीतीश। तो जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं पिछले 1.5 साल से एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। और आज के हमारे गेस्ट है फरदीन। इज करेंटली वर्किंग एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर एट बैंक ऑफ अमेरिका। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। बग बाउंटी कैसे करी इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं बग बाउंटी के, फ्रीलांस के कैसे प्रोजेक्ट उठाए, कौन कौन से फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं, और हैकाथॉन में कैसे पार्ट करते हैं, कितना बेनिफिट रहता है, और भी बहुत कुछ। So, hi Fardeen, please introduce yourself. Hello all. The name is Fardeen Ahmed. I am a security engineer in banking domain, and I'm also a freelance security consultant, bug bounty hunter, or you can say as an ethical hacker. I've been in this field for like around more than 4 years, if I have to say. Okay, completely, it's more than 6 years, if I have to say. But as per the industry norms and standard, it is like around 2 years. So 4 years backend without any concept with respect to the technology section, but I was much as an enthusiast in the field of ethical hacking, pen testing, and cybersecurity. 2 years back, I joined in a technical sector within the so-called corporate world. Okay. So now I'm evolving in the field of in a corporate world as a cybersecurity engineer. That's all from my side. And I love memes, by the way. And I love how to play. And I know, and I love how to, see things, how the tech works, and love to play football. That's it. तो आपका कब से इंटरेस्ट बना इस फील्ड में, लाइक कि हम इस फील्ड में जाना चाहिए? आह इस फील्ड में घुसने का जो असल में ये एक्सीडेंटल फील्ड रहा है यार मेरे लिए। ऐसा कुछ था नहीं मेरा। ठीक है, बचपन से सोचा था कि सभी सोचते हैं ऐसे यार, कि बचपन में सोचे थे कि पायलट बनेंगे। ठीक है, तो मेरा भी ऐसा ही था। बट टेक फील्ड में अपन तब घुसे जब एक इंसिडेंट हुआ। जब मेरे भाई साहब वो कनेक्ट करना चाह रहे थे ब्लूटूथ स्पीकर से अपने डिवाइस को। दैट टाइम इट वाज नोकिया 2690। ठीक है, तो उस टाइम ही वाज ट्राइंग टू कनेक्ट ब्लूटूथ स्पीकर विद दैट सेल फोन। और मैंने अपने तरफ से कोशिश किया था पापा के 7210 से नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक से कि मैं कनेक्ट करूं, और मेरा हो गया था, उनका कनेक्ट नहीं हुआ था। सो ही वाज क्वाइट एस्टोनिश्ड कि अरे मेरा तुम्हारा कनेक्ट हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है यार, हो गया होगा, कुछ हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, तो आगे पीछे कुछ हुआ होगा, मुझे क्या। बट दैट वाज द ओरिजिनेशन पॉइंट जहां पर ये सारा का सारा चीज चालू हुआ। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैंने बहुत सी चीजें करना चालू कर दी। लाइक आई स्टार्टेड टू रिसर्च अबाउट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल आर डीलिंग विद इन द फील्ड ऑफ टेक, क्योंकि कुछ भी देखने के लिए आपके पास इंटरनेट पे आपके पास एक चीज होना चाहिए, वो होता है इंटरनेट कनेक्शन। करेक्ट। और उस टाइम जिस टाइम मैं ये सब चीजों के बारे में पढ़ रहा था, और वो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी फ्री तो थी नहीं। ठीक है, अब इंटरनेट पे भी चीज है, फिर भी आपको इंटरनेट डेटा पैक लगते थे, और 1 GB का उस टाइम 250 रुपये 300 रुपये लगता था। और एज अ स्टूडेंट मुझे, स्टूडेंट क्या, एज अ 7th 8th स्टैंडर्ड में इतना मिलना पॉसिबल नहीं था। सो पेरेंट्स से बार बार 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए मांग मांग के ऐसे 3 3 4 दिन 3 4 दिन 3 4 दिन करते करते ऐसे ऐसे करके मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ सीखना चालू किया। एंड दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट जहाँ पे मैं सिम जैकिंग या फिर सिम इवेजन जिसे कहते हैं, ठीक है, उस उन सारी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना चालू किया। पढ़ना क्या, डिस्कशन चालू हो गया था ओवर डिफरेंट आईआरसीज और वो सब चीजें। सो मैंने देखा कि अच्छा एक इंटरनेट के लिए चैनल है, उस पर से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डार्क वेब होता है, कुछ ऐसा होता है, इसके थ्रू होता है। बट आई हैड अ वेरी लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ कनेक्शन। ठीक है, उस टाइम मुश्किल से कितना जीबी एमबी मिलता था, उस टाइम केबी मिलता था, 54 KB पर 55 KB का एक पेज लोड होता था। उसके बाद अपन अंदर जाते थे, उस पर चैट्स होते थे, सब कुछ चीजें होती थी। तो इट वाज प्रीटी गुड एक्चुअली। ठीक है, वो पुराना टाइम। बट और वहां पर सबसे ज्यादा चीज जो मैंने सीखी, वही जो सिम जैकिंग सीखी, उस पर मैंने जिस पर सबसे ज्यादा काम किया था वो ये टेलीनॉर के सिम्स पे मैंने ज्यादातर काम किया था। तो सिम यूनिनॉर कहलाता था, फिर वो टेलीनॉर हुआ। तो उसके सिम्स को सबसे ज्यादा मैंने आई ट्राई टू डू सम स्टफ। सो एक सिम में अराउंड 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो पिंग बैक करता है तुम्हारे टावर को एज वेल एज दी आईएसपी प्रोवाइडर को, कि देर इज सम रिडक्शन ऑफ इंटरनेट जैसे अपन यूज करते हैं। ठीक है, अपन ने कुछ इंटरनेट पे यूज किया, कुछ ब्राउज किया, कुछ भी किया,
तो इधर से अपना कुछ केबीज ऑफ डेटा कटता है विथ रिस्पेक्ट टू जो तुम्हारा डेटा होता है इंटरनेट, ठीक है। तो जो तुम्हारा इंटरनेट का जैसे इधर कटता है वो टावर को पता चलता है कि अच्छा जो नियर बाय तुम्हारे पास टावर्स होते हैं, अब उनका सिस्टम चेंज हो गया होगा, उस टाइम टावर का सिस्टम था और अब क्या सिस्टम मुझे नहीं पता। तो वो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ दिस इज द सेक्शन जहाँ पे इतना कट हो रहा है और ये यूजर इतना यूज कर रहा है। सो वो 5 सेक्शन में से एक सेक्शन होता है जिसको आप हटाते हो और बहुत ही आराम से हटाते हो, द गोल्डन फील्ड जिसे कहलाता था। और जैसे वो गोल्डन पार्ट हटाते थे और उसे थोड़ा स्क्रैच कर देते थे, तो ये बात आईएसपी तक मतलब एक तरह से अगर सिंपल लेमैन वर्ड में बोलूं तो आईएसपी के पास ये बात डायरेक्टली नहीं जा सकती कि इतना रिडक्शन हो रहा है इंटरनेट का, ये वो सब चीजें। सो दैट वाज द सेकंड थिंग दैट आई लर्नड एंड आई इवेडेड प्रिटी गुड। 1 महीने 1.5 महीने अच्छे से चलाया अंटिल वो सिम फिर बंद हो गया, ठीक है, टेलीनॉर का। सो दैट वाज द सेकंड इंस्टेंस जहाँ पे मैंने सिम जैकिंग चालू किया, मतलब सीखना। उसके बाद वाईफाई, और मेरे मोहल्ले का कोई ऐसा वाईफाई नहीं था जो मेरे पास से बचा हुआ हो, ठीक है, कोई भी नहीं था। सारे सारे के सारे मेरे पास अंडर में थे। तो मजा आता था इंटरनेट कनेक्शन का। वहां पे भी मोहल्ले वालों को बहुत प्रॉब्लम थी मेरे से, बहुत ज्यादा, आज भी है, पर कर क्या बोलता है। तो आज वो देखेंगे आपका शो तो फिर गया फिर मैं, और क्या। काफी काफी यूनिक एक्सपीरियंस है। तो उनके वाईफाई कनेक्शंस मेरे अंडर रहते थे, आज भी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट अब ऐसा है कि घर पे ही सारा कनेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन माई सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज, जब मैं कॉलेज में एंटर किया था, जो कि मेरे पेरेंट्स ने खुद कहा था कि गो फॉरवर्ड विद दिस बीआईटी भोपाल, एंड यहाँ पर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी है और ये सब चीजें तुम पहले से करते रहे हो। द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं था। जो भी मैंने किया उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, जो किया तुमने सही नहीं किया है, बट मेक श्योर कि तुम जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में मुझे हम लोगों को एटलीस्ट बता दो ताकि वील बी देयर एज अ बैकअप फॉर यू, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोल करके रखा सो फिर आपकी कॉलेज लाइफ फिर कैसी रही? कि यार कॉलेज लाइफ मेरी ना, सही बोलूं, सबके तरह जिया नहीं हूं मैं, मतलब ऐसा बात है, मतलब सब होता है ना कि कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, ये कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, गेड़ी मार रहे हैं, ये सब चीजें मैंने कुछ नहीं की। मैंने जनरली क्या किया यार कि मैंने, सही बोलूं तो मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, मैंने मैंने लिटरली पढ़ाई की है, पर कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है मैंने, ठीक है। कॉलेज के अलावा दुनिया भर की हर चीज की पढ़ाई की है मैंने, ठीक है, जो टेक से रिलेटेड था वो किया है, प्रोग्रामिंग किया है, सब कुछ किया है, सब चीज से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कुछ की है। एक्सपीरियंस शेयर करें, लाइक मैंने कॉलेज में ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें करी हैं। एक मैंने किया था, मुझे आज भी याद है, मैंने अटेंडेंस बढ़ाई अपनी, ठीक है, और मैं पकड़ा गया। सबसे बड़ी गलती यही हो गई मेरे साथ। होगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, आपका भी शेयर कर देना उसमें यूट्यूब पर। तो उसमें क्या हुआ था कि उस टाइम नया नया ईएमएस बना था और सब कोई अपना अपना देख रहे थे सिस्टम क्या, मेरे पास सबको अपना अपना अटेंडेंस देखते थे, ये देखते थे वो देखते थे। मेरा रिकॉर्ड था, मैं 2 साल में मात्र कितना 90 दिन गया होऊंगा तो, मतलब 90 दिन, मैक्स टू मैक्स 90 डेज, या कितना ही गया हूँ, गया ही नहीं मैं मतलब क्या बोलते हैं, कॉलेज में गया ही नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं गया, क्योंकि बहुत से रीजंस थे। पहले रीजन, फ्रीलांस पे मुझे काम मिल जाता था। फर्स्ट ईयर के एंड पे मैंने फर्स्ट ईयर में घुसते ही मैंने, मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे पैसे कमाने हैं और मेरे पास कोई और तरीका है नहीं, और मुझे पढ़ना है, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, जितना पढ़ूंगा जितना लिखूंगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने वो करना चालू किया। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज थी वो अटेंडेंस से रिलेटेड थी, क्योंकि आपको 75% इतना रखना जरूरी होता था। तो मैं, जिससे मैंने उनका देखा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें देखी, तो उनका यूजर नेम अब बेसिक था, यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल जो था वो क्रेडेंशियल स्टफिंग या ब्रूट फोर्सिंग जिसे कहते हैं, उससे बाईपास हो चुका था उनका एडमिन पैनल। तो उसके बाद फिर मैंने अपना अटेंडेंस बढ़ा दिया अच्छा खासा, ऐसे किया कि चलो ठीक है एक एक दिन एबसेंट रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके सब सब्जेक्ट। मेरे से गलती ये हो गई थी कि एक क्लास था एथिक्स एंड वैल्यूज का, फर्स्ट ईयर का, उसमें मैंने गलती से, अब उसमें 13 क्लासेस हुई थी या 14 क्लासेस हुई थी, उसमें 13 आउट ऑफ 14 लिखना था या 12 आउट ऑफ 13 लिखना था। मैंने गलती से उल्टा कर दिया, तो 13 आउट ऑफ 12 हो गया, ठीक है, वो मेरे से गलती हो गई थी। तो और साइड में गलती से क्या होता था, साइड में परसेंटेज आता था कि 92% आपका
अटेंडेंस आ रहा 93% है, इस सब्जेक्ट का इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इस वाले में आ गया 108% आउट ऑफ 100, और वो रिफ्लेक्ट कर गया। और वो चीज, मैं सच बता रहा हूँ, वो चीज चली गई रजिस्ट्रार के ऑफिस में, पता नहीं कैसे। और वो एडमिन ने कुछ ना कुछ किया कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, और किसी और सिस्टम से हमारा लॉगिन हुआ, तो क्योंकि लॉग्स में आ जाता है ना, सिस्टम लॉग्स में आ जाता है कि कुछ भी लॉगिन हुआ, कहीं भी हुआ तो आ गया, तो पकड़ा गया मैं, और गया। तो फिर रजिस्ट्रार के साथ बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि देखो दीज आर नॉट द थिंग्स, ठीक है तुम पढ़ रहे हो, इट्स गुड, बट मेरे रजिस्ट्रार बहुत अच्छे थे, के नायर बहुत अच्छे। सो ही वाज आल्सो रिटायर्ड, बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वेरी नो मतलब नोबल एडवोकेट, तो उन्होंने अच्छे से समझाया कि देखो बेटा ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते। हाँ ठीक है, समझ गया, पर बहुत बहुत समझ में आ रहा है, बट उन्होंने फिर बोला खुद, तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड ईयर के टाइम में मेरी मुलाकात मेरे मेंटर से हुई, डॉक्टर अजीत कुमार से, और उन्होंने मुझे बताया अच्छे से कि ये सारी चीजें जो करते हो इसे एक्चुअली में बाउंटी हंटिंग कहलाता है। तुम चाहो तो किसी भी कंपनीज को हैक कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि किस तरीके से तुमने हैक किया है, और हैक करने के बाद फिर तुमको वो लोग पैसा देंगे। तो मुझे पहली बार जिंदगी में सुन करके लगा कि वाह भाई सही है, ये काम करके पैसे मिलेंगे, बहुत सही है। कॉलेज लाइफ मेरी जनरली यार ऐसी रही है कि मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, पर मैंने टीचर से नहीं सीखा। मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं था, ठीक है। वो लोग, उनको सिलेबस कंप्लीट करवाना होता था, और मुझसे नहीं वैसे पढ़ाई होती है यार, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करके मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखी, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा आता था, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम जैसे आता था, मेरा बत्ती गुल हो जाता था। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में मेरे हाथ बहुत तंग थे, जो कि जनरली स्टूडेंट्स का होता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है, ये वो मुझे अच्छे से करना है वो, पर होता नहीं था मुझसे। तो फिर हमारे टीचर थे मानस कुमार मिश्रा, उन्होंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स को इस हिसाब से लो कि तुम किसी चीज को सॉल्व कर रहे हो, और तुम उन चीजों को उठा करके इस्तेमाल करके इधर यूज करो, ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस हिसाब से तुम अगर डेटा स्ट्रक्चर्स लोगे तो समझ में आएगा। अब मैं ठहरा बिहारी आदमी, मुझे समझ में आ ही नहीं रहा कि क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर उठाओ, प्रॉब्लम है सॉल्व करो, पागल वागल है क्या, क्या बोल रहे हो यार, ऐसा नहीं होता कुछ। फिर बाद में उन्होंने बताया कि देखो ऐसा लेमन फाउंडेशन होता है, इसको प्रोग्रामिंग में ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको करते 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 टाइम लगा, बट मैंने उसमें सीखना चालू किया। कॉलेज की द ओनली लास्ट थिंग जो मुझे याद है, जिसको मैंने कहूँ तो जिया है, वो ये था कि वीआईटी भोपाल में उस टाइम द लोकल ट्रेन आई थी, ठीक है, एक बैंड, बहुत प्यारा बैंड है, बहुत अच्छा अच्छा गाना गाया, तो वो आई थी, तो उसमें अपन सब टीममेट्स थे, तो उसको अच्छे से एंजॉय किया था। उसके अलावा मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, उसके अलावा ज्यादा मस्ती वस्ती नहीं की मैंने, ठीक है, मैं थोड़ा सा उस तरीके का लड़का था। बट हाँ, दोस्त अच्छे बनाए मैंने, दोस्त नहीं भाई बनाए, सही बताऊं तो अच्छे खासे, ठीक है। और वो सारे के सारे ऐसा बनाए कि मैंने उनसे जब अगर एक बार भी कॉल करता हूँ तो वो कभी मेरा फोन काटेगा नहीं, कभी डिले नहीं करते। मैंने ऐसे ही बॉन्डिंग बनाई लोगों के साथ, जितने भी लोग हैं आज भी जहाँ पे भी हैं, सब नेशनल इंटरनेशनल जहाँ पे भी है, सब अच्छे हैं। सो तो ओवरऑल यही थी मेरी कॉलेज की लाइफ तो इस तरह। फ्रीलांस की जर्नी आपने कॉलेज स्टार्टिंग में स्टार्ट करी, तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म में यूज़ करते थे एज अ फ्रीलांसिंग, और कौन कौन से प्रोजेक्ट किए एज अ फ्रीलांसर, कुछ उसके बारे में बताएं। तो जब मैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब मैं बग बाउंटी हंटर नहीं था, तो फर्स्ट ईयर के टाइम में हम लोगों को पता चला था कि प्रोग्रामिंग करना पड़ता है HTML CSS JS पर, और उससे वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, और उसको फिर अपन अलग अलग क्लाइंट्स को बेचते हैं या लोगों को बेचते हैं। तो बोला ठीक है यार, बढ़िया, हम भी बेचेंगे, सीखेंगे। अब अपन ने सीखना चालू किया, तो सबसे पहले अपन फ्रीलांसर पे गए थे, freelancer.com पर। बहुत अच्छी वेबसाइट है, प्रॉब्लम ये है कि हर क्लाइंट पे ₹250, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ₹250 काटती है, एंड इट्स ओके, काटना चाहिए, उनका प्लेटफॉर्म फीस है। मैंने उस पर बनाया था अकाउंट, फ्रीलांसर पर, अपवर्क पे बनाया था, फाइवर पे बनाया था। इन तीनों में सबसे ज्यादा मेरे को जिसमें पे पैसा आता था वो freelancer.com पर आता था, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी में साउथ ईस्ट, मतलब साउथ एशियन लोग ही रहते हैं, मतलब अपन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब वाले लोग रहते हैं, और जो क्लाइंट्स रहते हैं वो जनरली मिड ईस्टर्न और यूके के रहते हैं, नहीं तो मैक और अफ्रीकन, और कम से कम यूएस के लोग रहते हैं, बट वो लोग रहते हैं, ठीक है।
तो फ्रीलांस पे उधर अपने अपन ने वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना चालू किया, और उसमें बना करके अच्छे अच्छे उनको जो भी वेबसाइट चाहिए थे वो उनको बना करके देते थे, ठीक है। अब हर क्लाइंट का अलग अलग डिमांड से जाता था, जैसे वो बोलते थे कि नहीं हमें ये वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें वर्डप्रेस पे की वेबसाइट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वर्डप्रेस अलग से थोड़ा सीखा। अब उन्होंने बोला कि नहीं सीएमएस बेस अगर लेट्स सपोज अगर ये यूज करें तो अपन ड्रूपल पे क्यों नहीं बनाते, तो अपन बताते थे कि ड्रूपल पे नहीं बनाना है क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वर्डप्रेस अच्छा रहता है। फिर उनको बताना पड़ता था कि वर्डप्रेस पे अपने से बहुत ये चीजें प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। तो फ्रीलांस की जर्नी ओवर फ्रीलांसर डॉट कॉम पे सबसे ज्यादा अच्छे से रही है मेरी, ठीक है। उसके बाद अपवर्क पे रही, फाइवर पे रही। फिर जब सेकेंड ईयर बग बाउंटी हंटिंग में एंटर किया तो फिर मैं पूरी तरीके से बग क्राउड और ओबीबी पे चला गया था। जनरली वीडीपी और आरडीपी भी मैं काम करने लगा। फिर उस मेरा प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा नाता ऐसे ऐसे कट गया था, सो उस फिर मैं उसमें से एकदम हट गया प्रोग्रामिंग और ये सब से। फिर जब फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ तो प्लेसमेंट्स की बारी आती है, तो उस टाइम जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन करी तो उसमें तो ऐसा सीन था कि मुझे पता था सिक्योरिटी मुझे करना क्या है। प्रॉब्लम ये कि उस वक्त मार्केट में सिक्योरिटी के जॉब्स थी, प्रॉब्लम ये कि वो लेंगे नहीं तुमको क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, ठीक है। अब दुविधा ये थी कि प्लेसमेंट सेल को ये बोल प्लेसमेंट सेल का ये था कि तुम्हें अपने आप को फ्रेशर बताना अपने रेज्यूमे में कि तुम्हें नहीं आता, कुछ नहीं आता। और जो कंपनीज आ रही थी उनका ये कहना था कि उनको एक्सपीरियंस बंदे चाहिए, ठीक है। अब ना यहाँ पे प्लेसमेंट वाले सेल से लड़ सकते हैं ना ही कंपनी को छोड़ सकते हैं, तो अपन दो रेज्यूमे प्रिपेयर करते थे, ठीक है। एक रेज्यूमे देते थे अपन कॉलेज में, एक ही प्लेसमेंट वाला दे दिया, ठीक है, कि सर ये वाला आप फॉरवर्ड करो। पर हाँ ये एक चीज सिमिलैरिटी रहती थी कि जो प्रोजेक्ट्स हमने इस वाले में डाले हैं जो यूनिवर्सिटी को जाएगी वर्सेस जो अपना अपन जो कॉलेज मतलब जो कंपनी वाले को देंगे, उन दोनों में प्रोजेक्ट सेम रहते थे। तो प्रोजेक्ट से ये सबसे पहला की फैक्टर था किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी इंटरव्यूअर का कि आपका प्रोजेक्ट मैटर करता है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट अच्छा है टेक स्टैक मैटर नहीं करता, आपका प्रोजेक्ट का एंड गोल क्या है और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अगर वो है तो फिर वो लोग आराम से आपको ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मतलब मेरे टाइम में उस टाइम कंपनी अराउंड 1800 प्लस कंपनीज आई थी आराम से उस वक्त, क्योंकि कोविड का टाइम था। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें मेरा 3-4 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। सबसे अच्छी कंपनी जो थी उसमें आज मैं अभी भी हूँ, ठीक है, वो सबसे बेस्ट अभी तक की कंपनी। उससे पहले हनीवेल में था मैं, बट उसमें एज अ पेन टेस्टर था, बट वो भी अप्रेंटिसशिप थी, ठीक है। वो कंप्लीट फुल टाइम मेरा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी टीम्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। उन्होंने बोला कि क्लाइंट साइड नहीं, प्रोडक्ट सिक्योरिटी में तुम नहीं रह सकते हो, क्लाइंट सिक्योरिटी में रहो, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें थी। और फिर उन्होंने बोला कि देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर टीम राइट नाउ, तो आप दूसरी टीम ज्वाइन कर लो इन दी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाना प्रोडक्ट सिक्योरिटी एरिया में। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इसमें डाला था। तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रही। फिर जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, जाके लिंक्डइन पे जो भी लोग देख रहे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं, मैं इधर बताऊंगा नहीं। तो जो भी है लोग जा करके उधर देख लो आप। तो उस कंपनी ने एक्सटेंड किया हाथ कि हाँ वी नीड अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन, और आप उसके लिए फिट हो तो आप आ जाओ। तो आई एम करेंटली इन दैट कंपनी ओनली, मैं उसमें आ गया। बस ये रही मेरी। सो इंटरव्यू के टाइम क्या क्या सवाल पूछे एज अ फ्रेशर, लाइक कॉलेज टाइम में तो एज अ फ्रेशर ही, लाइक कुछ एग्जांपल दे दे। हाँ कॉलेज के टाइम का एक बात बताता हूँ। कॉलेज के प्लेसमेंट सेल तुमको बहुत डराएंगे, हमेशा डराएंगे, बार बार डराएंगे। डरना मत, क्योंकि वो लोग वो वो बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं, उस लेवल का बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं जिस लेवल पे तुमको लगे कि ये मेरे से नहीं होगा। जस्ट लाइक समझ लो तुम आईआईटी वाला चीज है, या फिर तुम जेई मेंस देते हो, जेई एडवांस देते हो, या जो भी तुम प्रिपेयर करते हो, तो पेपर्स सिंपल होते हैं, ठीक है। पेपर कोई टफ नहीं होता। प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि तुम्हारा अप्रोच जो बेसिक रहता है वो क्लियर नहीं रहता, ठीक है, और उसमें तुम्हारा फास्ट हाथ नहीं बैठा होता है। उस वजह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते। द सेम थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज ऑल्सो। इंटरव्यूज में तुमसे वही क्वेश्चन उठा करके पूछा जाएगा जो तुम्हारे रेज्यूमे में डाले हुए, जो तुमने डाला है रेज्यूमे में, उसके अलावा कहीं से 1% भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। उसके अलावा कहीं से अगर आ जाए तो मतलब इंटरव्यू ना, व्यूअर जो है ना वो अपना सब कुछ छोड़ दे, काम वाम जो भी है। लाइक लिटरली दे आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड, एवरी कंपनी इंस्ट्रक्ट देयर इंटरव्यूअर्स
कि आपको इंटरव्यूइंग का जो भी आपके रेज्यूमे में है उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पूछना, ये चीज क्लियर है। सेकंड चीज, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं डिपेंड करता है जेडी क्या है, मींस जॉब रोल क्या है। अगर लेट्स सपोज कोई जॉब रोल है फॉर एन एनालिस्ट, एनालिस्ट इज द फर्स्ट पोजीशन आफ्टर एन अप्रेंटिसशिप, आप किस कहीं भी जाते हो, ठीक है। अगर एज एन एनालिस्ट है आप, तो सबसे पहले चीज आपसे पूछा जाएगा कि आपका इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि आपका किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप आपका हाथ बैठा हुआ है, सीधी बात, यू आर कंफर्टेबल विद। तो आप कुछ भी बोल दो, लेट्स सपोज पाइथन है, गोलैंग है, सी प्लस प्लस है, जावा है। जावा बोलोगे तो उनको लग जाता है अरे जावा आता है वो, मतलब कोई भी काम इसको देंगे कर देगा, ऐसा आता है, ठीक है, होता है ऐसा होता है। इफ यू से जावा स्क्रिप्ट, उनको और लगेगा अच्छा अरे क्या बात है, मतलब फुल स्टैक पे इसको खींच सकते हैं। जावा बोलोगे फुल स्टैक पे खींच सकते हैं। इसके बाद फिर वो तुमसे सीधा बेसिक सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना जो बोल रहे हो उसका डेकोरम बना के रखो, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इंटरव्यू के टाइम में जो भी आप बोलते हो, लेट्स सपोज उन्होंने पूछा कि जावा पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पूछा, तो सिंपल डेफिनेशन बताना है कि इनहेरिटेंस क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। और अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि लेट्स सपोज ऐसी चीज है वैसी चीज है, इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे कैसे इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे यहाँ पे ऊप्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरीके से पूछ रहे हैं, वो तुम्हारी ही बोली से जो तुमने कहा है उसी से ही वो डिराइव करके क्वेश्चन पूछेंगे। वो अलग से उनको कोई 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 आकर के उनसे कोई नहीं बोले कि उनसे यही है क्वेश्चन पूछना, ऐसा कुछ नहीं। वो जेडी से रिलेटेड पूछेंगे, मतलब मिड ऑफ द इंटरव्यू में। शुरुआत में तुमसे बस इतना पूछेंगे कि देखो यार तुमको क्या आता है। अगर प्रोग्रामिंग आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आता है, एक क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया तुम्हारा, मतलब तुमको आता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो जेडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम्हारा अगर लेट्स सपोज सिक्योरिटी है या बैकएंड पे काम है, या बैकएंड सिक्योरिटी पे काम है, या बैकएंड सिक्योरिटी नहीं एपीआई पर है, एपीआई बिल्डअप पर है, या किसी पर्टिकुलर बैकएंड फ्रेमवर्क पे जैसे जैंगो या फ्लास्क पर है और उस पर काम करना है, या ओवरऑल फ्लास्क और जैंगो डेवलपमेंट पर है, तो फिर वो आगे चल करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन नहीं होता, बट देर इज सर्टेन क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, तो चार चीजें जिस पर आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट को दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है लिंक लिस्ट वाला एरिया, लिस्टिंग एंड लिंक लिस्ट वाला जो एरिया होता है उस पर सबसे ज्यादा कमांड रहना चाहिए, कैसे यूज किया जाता है। दूसरा चीज आ जाता है ट्रीज, ठीक है, इसमें बीएसटी भी ऐड कर दीजिए। तीसरा है ग्राफ क्यूएल, ठीक है। और चौथा सबसे अपना सबसे सिंपल होता है, जो होता है एल्गोरिदम से रिलेटेड होता है, वो होता है सॉर्टिंग का। और किस तरीके से आप सॉर्ट, मतलब सॉर्टिंग हो गया, उसके बाद स्टैक क्यूज आ जाता है। उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम में। अगर आप इतने डेटा स्ट्रक्चर्स को मास्टर कर लेते हो, बहुत है, बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम से कुछ नहीं पूछेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोई भी होगा, मैटर नहीं करता है। अगर जावा बोलोगे तो एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो तुमको रेडी टू वर्क किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। नहीं तो तुम लेट्स सपोज अगर पाइथन बोलोगे उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो फिर उनको कोई प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई सिस्टम से रिलेटेड काम होगा जहाँ पे तुमको डाल सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा एलोकेशन किसी अच्छे प्रोजेक्ट में हो जाए जल्दी, लर्न जावा, क्योंकि मैं भी जावा से बहुत भागा हूँ। बट एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सीखना पड़ा और मैंने सीख लिया है। ऐसा नहीं है, लैंग्वेज बहुत प्यारी है, द थिंग इज तुम्हें उसे यूज करना आना चाहिए, ऐसा है। नहीं तो जावा इज अ बोरिंग लैंग्वेज, मैं मानता हूँ, बट फिर भी एज अ साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट इट्स अ वेरी बोरिंग लैंग्वेज। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, बट तुमको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। And the last question what an interviewer can ask is about the JD is what do you see in this JD वाले रोल में। मतलब वो ये पूछ देगा कि let's suppose you are working in a security domain, you want to be in security domain but the JD is of software engineer, so how you are going to tackle that, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड हमेशा से रहा है कि तुमने एक पेन टेस्टर रहे हो, या फिर तुम हमेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, बट तुमको यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट है, तुमको एसओसी का काम दिया जा रहा है, जहाँ पे तुमको एसआईएम से काम होगा, एसओआर पे काम होगा, स्प्लंक पर होगा, फिर हो सकता है आईबीएम क्यूराडार पर, कहीं कुछ भी दे सकता है। तो तुम इस पे कैसे कोप करोगे, तो तुम उनको बताओगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसा है। इंटरेस्ट के साथ साथ अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर का इतना नॉलेज है तो ये टूल सेट्स को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर उस तरीके से उनको तुम बताते हो। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू क्लियर द जेडी वाला एरिया जो इंटरव्यू के लिए बेटर हो। तो आप
थोड़ा बग ब्राउन टी के बारे में, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं कि लाइक कैसे करते हैं, कैसे कोई कर सकता है, क्या क्या करना होता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैंने स्टार्ट की थी क्योंकि डॉक्टर अजीत कुमार जो मेरे मेंटर है अभी साउथ कोरिया में है सोंगसल यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि देयर इज समथिंग नोन एज बग बाउंटी हंटिंग, और तुम करोगे तो उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे हैक करने के लिए, कंपनीज को उनको बताने के लिए कि उनके यहाँ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज है, और जब तुम उनको बताओगे कि तो वल्नरेबिलिटीज हैं तो उसके लिए वो लोग तुम्हें पे करेंगे। अब बारी आती है कि मैंने स्टार्ट कैसे की। सबके तरह एज यूजुअल मैं भी पीछे सबके भागा हूँ, मेंटर चाहिए, मुझे सिखा दे, कोई नहीं सिखाता। लोग बता देंगे, सीखोगे तुम खुद से। ये चीज तो हैंड्स प्रूव्ड है, ठीक है, ये एकदम हैंड्स प्रूव्ड है। दूसरी चीज, मैंने कंटिन्यूअस लर्निंग को अपने पर डे लाइफ का ना एक हिस्सा बना लिया। मैंने दिया है कि अराउंड 1 घंटे में आधे घंटे मैंने रीडिंग को देना है, मैंने कुछ ना कुछ नया रीड करना है विद रिस्पेक्ट टू माय सेक्शन विच इज बग बाउंटी हंटिंग, ठीक है, एक सेक्टर को देना। जैसे लेट्स सपोज कोई पॉपअप आया है किसी नए वल्नरेबिलिटी का, अभी अक्टूबर के टाइम में प्रीवियस ईयर लूनी ट्यूनेबल्स आया था जो जो लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन से रिलेटेड था। तो मैंने ये सोचा कि इस चीज को बग बाउंटीज में कैसे खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस पे मुझे थोड़ा टाइम लगा सीखने में, कैसे है, क्या इश्यूज है, क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। अभी रिसेंटली बिग IPF5 का फिर से आया था, RC का फिर से एस्केलेट हुआ। तो आपको लाइफ में सबसे पहली चीज इंक्लूड करना है कि मुझे 1 घंटा अपने पर डे का देना ही देना है पढ़ने के लिए, बिकॉज ये चीज अगर रुक गई तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये हैंड्स प्रूव्ड वाली चीज आपको देना ही देना है, ठीक है। 1 घंटा रीडिंग को देना है, मतलब सीखने के लिए, नया चीज पे नया अपडेट आया कि नहीं आया। अब मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट जो रहा है हमेशा से, जो क्या बोलते हैं, अगर कोई प्लेटफॉर्म रहा है तो बकराउड रहा है, ठीक है। बकराउड रहा है बिकॉज दिस सपोर्ट, I've seen that this generally support every enthusiast, whether you are new, whether you are old, they'll always support, ठीक है। तो बकराउड मेरा रहा है। और इसके बाद इंटीग्रिटी रहा है, क्योंकि इंटीग्रिटी पे मेरी फर्स्ट बाउंटी मेरी उसी से मिली थी मुझे, ठीक है, इंटीग्रिटी पर। और इंटीग्रिटी इज प्रीटी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। और तीसरा प्लेटफॉर्म है जो OBB है, ओपन बग बाउंटी, दैट इज मच मोर लाइक VDPs और RDPs। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्लस आप यू आर न्यू इंथुसियास्ट, तो आप वहां जाकर के बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हैं। मेरी स्टार्टिंग उन्होंने बताया था कि कैसे करना है, मैं मेंटर्स के पीछे भागा, मुझे मेंटर्स मिले नहीं। फिर मैंने चालू किया खुद से गूगल पे रिसर्च करना, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट स्किल दैट आई लर्न इन बग बाउंटी हंटिंग वाज डॉर्किंग। डॉर्किंग के बाद मैंने सीखा कि किस तरीके से एक्टिव रिकॉनेसेंस किया जाता है और पासिव रिकॉनेसेंस किया जाता है। और ये सारे इससे पता चला क्योंकि मुझे PDF ड्राइव पर CH वर्जन 9, वर्जन 8 या 7 के मुझे डंप्स मिल गए थे, ठीक है। तो उनके थ्रू मैंने पढ़ना चालू किया और उससे पढ़ करके मुझे बहुत सी चीजें पता चली, ठीक है। उसके बाद फिर जब विथ टाइम लोगों के साथ कनेक्शन बैठता चला गया तो उनसे डिस्कशन चालू हो गया, ठीक है। कुछ लोग थे जिनको मैं पे करके भी मैं चाहता था सीखना उनके साथ, बट वो सिखाने के लिए रेडी ही नहीं थे। नहीं तो अमाउंट इतना एब्सर्ड रहता है उनका सिखाने का कि एक स्टूडेंट नहीं सिखा सकता, मतलब नहीं सीख सकता, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा है, वो बोलेगा कि भाई तुम मुझे 500 यूरो दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। 500 यूरो इंडियन करेंसी के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना भी होगा, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी है। एक स्टूडेंट कहाँ से ला कर देगा इतना पैसा? उसके पास नहीं रहते भाई, उसके पास खुद के पास खर्च करने के लिए इतने नहीं रहते। बेचारे बेचारा चाट फुकचा में उसका निकल जाता है पूरा का पूरा उतना पैसा, ठीक है। चाय और घूमना उमना इसी में निकल जाता है, वो क्या कहाँ से इतना करेगा, ठीक है। मेरे साथ भी वही होता था, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने PDF ड्राइव के थ्रू मैंने देखा भाई सीखना तो पड़ेगा, गूगल किया मैंने, हर चीज मैंने स्टार्ट किया गूगल से ही। गूगलिंग करते 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 डॉर्किंग सीखा, डॉक्स करते करते फिर मैंने CH, मैंने सुना कि एथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन होता है, उसके डम्प्स वहां से लिए। उसके बाद मुझे पता चला कि एक्टिव रिकॉनेसेंस, पैसिव रिकॉनेसेंस होता है। उसके बाद पता चला कि देयर इज अ प्लेस नोन एज देयर इज अ थिंग नोन एज ओवास्ट। तो ओवास्ट की गाइड होती है। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रदर, अगर कोई बंदा अच्छे से ओवास्ट की गाइड पढ़ ले, जो कि लोग नहीं पढ़ते हैं,
90% से ज्यादा एंथुसियास्ट नहीं पढ़ेंगे। वो किसी के मेंटरशिप के अंडर में काम कर लेंगे और उससे उनसे सीखना चाहेंगे, उनको देख के कॉपी करेंगे। और कॉपी करना बुरा बात नहीं है, कॉपी करना बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि वो कॉपी करके आप उसके बाद उसमें अपने तरीके से कोई ट्विस्ट नहीं ला रहे, कुछ नया चीज नहीं ला रहे हो। आप कॉपी करते हो और फिर कुछ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मेन रीजन मिलने का नहीं यही होता है कि आप सिर्फ कॉपी करते हो, वैसे कॉपी तो बहुत से लोग करते हैं। तो आपको अपने से कुछ ट्विस्ट लाना पड़ता है, कुछ नया लाना पड़ता है, कुछ देखना पड़ता है, अच्छा ऐसे ऐसा चल रहा है। खैर, तो जैसे ही अपन ने CH वर्जन 9 का डंप्स के थ्रू पढ़ना चालू किया और उसके बाद पता चला कि देयर इज अ थिंग नोन एज ओवास। फिर पता चला उस टाइम ओवास की जूस शॉप प्रिपेयर हो रही थी, मतलब जो अभी पोर्ट शुगर एकेडमी पे ओवास जूस जूस शॉप जो है मस्त सी अच्छी सी जिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। उस टाइम वो नहीं थी, उस टाइम मेटास्प्लॉइटेबल था। मेटास्प्लॉइटेबल को अपने आप को VM में सेट करना पड़ता था, मेटास्प्लॉइटेबल 2 को आपको लॉग इन करना पड़ता था, फिर आपको ब्राउजर के थ्रू जा करके एक एक लैब्स को देखना होता। तो उसके थ्रू वहां से अपन ने इंजेक्शन अटैक्स और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और फाइल इंक्लूजन इश्यूज और ये सब चीजें पढ़ना चालू। उसके बाद आगे जा करके मैंने पोर्ट फिगर से के लैब्स करना चालू किया। और पोर्ट फिगर के लैब्स बहुत अच्छे हैं इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड, बहुत अच्छे। ठीक है, पूरे डिटेल में दिया हुआ है कि उन्होंने कैसे करना है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उसके राइटअप्स पढ़ लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लेते हैं, बट सॉल्यूशंस और राइटअप्स पढ़ने के बाद प्रॉब्लम ये उनको आ जाती है कि उनको लगता है कि अरे यार देख करके सॉल्यूशन तो कर लिया बट फिर अगला अपने से नहीं हो रहा है लैब क्लियर, या फिर अगला कोई चैलेंज सॉल्व नहीं होता। ये भी एक इशू होता है। तो ये इशू का सिंपल सोल्यूशन भी ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई लैब मिला, आपने लैब को क्लियर किया, उसके बाद उस लैब का जो पेलोड आपने यूज किया था, ठीक है, उस पेलोड को कॉपी करके एक नोट्स में रखो, जो भी आपका सेक्शन है, नोट पैड पे या कहीं पे भी। जब अगला लैब आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें देखो कि कीवर्ड्स होते हैं कुछ कुछ, उन कीवर्ड्स को आपको पकड़ना आना चालू करना चाहिए, मतलब आपको आते रहना चाहिए कि उसको कैसे पकड़ना है, दोस कीवर्ड्स। जैसे आप कीवर्ड्स को पकड़ना चालू करोगे लैब्स में, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट द क्वेश्चन या फिर व्हाट द लैब डिमांड्स। मतलब जीरो पोजीशन जहां पे लोगों से गलती वो ये होती है कि उनको लैब्स दिखता है, उनको ये पता है कि इसमें एरर बेस्ड, लेट्स सपोज इसमें एरर बेस्ड सीक्वेंस इंजेक्शन फाइंड करना, ठीक है, फॉर फ्लैग्स और समथिंग एज सच। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उनको ये पता कि क्या करना है, पर उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा जिसमें हिंट रहता है। तो ये भी वन ऑफ द मेन कॉज रहता है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो नहीं पढ़ते जनरली। ठीक है, तो मैंने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ करके काम करना चालू किया, क्योंकि मेरे से भी बहुत बार ऐसा होता था कि सॉल्व नहीं होता था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ता था, समझता था प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्व करता था, फिर आगे चल करके सारी चीजें आने लगी। ठीक है, देन बहुत से लोग थे जिनके मेंटरशिप के मैं अंडर आया। ठीक है, विथ टाइम बहुत लोगों के मेंटरशिप के अंडर में आया, क्योंकि उस टाइम कनेक्शन अच्छा बन गया, लोग जानने लग गए कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, लोगों में ये ऐसे करता है, तो चलो ठीक है, एक फ्री वेबिनार हो गए, फ्री वेब क्लास हो गए। मैंने मतलब वो मेंटर्स जो थे जिनके अंडर में मैं पहले आना चाहता था, बट उनके अंडर में मैं पहले आ नहीं पा रहा था बिकॉज उतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था। तो विथ टाइम विथ लर्निंग थोड़ा शेयर किया खुद के नॉलेज को थ्रू लिंक्डइन फर्स्ट, लिंक्डइन के बाद फिर मैं ट्विटर पर आया। ये दोनों की चीजों पर जब शेयरिंग अच्छी होने लगी तो उसके बाद कनेक्शंस बिल्ड हुए। ठीक है, तो उसी टाइम मैंने ये भी सीखा कि किस तरह से कनेक्शंस बिल्ड किया जाता है। आप किसी को कुछ भी बोल करके कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी को ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, बट टू क्रिएट अ कनेक्शन आपके पास कुछ सॉलिड होना चाहिए। तो उसके साथ मेरे कनेक्शन बिल्ड किया, उसके बाद फिर बहुत से मेंटर्स के अंडर में मैं सीखने लगा। ठीक है, सम अगर रिनोड मेंटर्स का नाम बताऊं तो एक आदित्य शेंडे है जिनके अंडर में मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, आई पहले तो मैंने उनके ओपन वेबिनार से सीखा। ठीक है, वो बहुत से वेबिनार उन्होंने दिया था, दोज वर एक्चुअली द बिट्स एंड पीसेस में जो उन्होंने अच्छे से समझाया। जब उनके अंडर में गया तो उन्होंने बताया कि कैसे किसी एक चीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है इस तरीके से, वो सब चीजों से रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में उन्होंने समझाया अपने अपने, और आज भी वो मेंटरशिप देते हैं। ठीक है, बट एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग इतना ज्यादा कि आई कुड हैव अफोर्डेड उनके अंडर की मेंटरशिप। ठीक है, बट ही इज काइंड ऑफ ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड एंड ही आस्क्ड लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे तो आते रहेंगे, तू पहले सीख लो। सो दैट वाज द थिंग, सो आई स्टिल ओ हिम अ वेरी बिग थिंग, अ वेरी बिग टाइम। ठीक है, so he taught me apart from his mentorship, I
went through the mentorship of I would say from Infosec 4TC. It's also a company. Okay. तो उनकी एक मेंटरशिप रही इनडायरेक्टली थ्रू द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स और ये सब। उसके बाद फिर मैंने मेंटरशिप से थोड़ा अब मैं पीछे हट गया कि भाई अब मैं किसी के अंडर नहीं जाना, खुद से सारे एक्सप्लोर करना है। तो सर्टिफिकेशंस पर काम करने लग गया और आज भी काम कर ही रहा हूँ। तो आज के टाइम में अगर मैं ऐसे बोलूं कि कोई बग बाउंटी हंटिंग के पे कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि हैक द बॉक्स का CVBH करके है। बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, सब कुछ कवर करके रखा उन्होंने, सब कुछ एज अ बग बाउंटी हंटर के पर्सपेक्टिव पर। ठीक है, सो अगर कोई भी एनी इंथुसियास्ट जो या फिर कोई स्टार्ट कर रहा है बग बाउंटी हंटिंग में और उनको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिल रहा है या फिर बहुत ही महंगा है ये सारी चीजें, सो CVBH थोड़ा सा महंगा है सर्टिफिकेशन, नो डाउट, बट इट्स अ सर्टिफ मतलब अच्छा सर्टिफिकेशन है जिससे आपको जिसका ROI 100% है। पूरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है अगर आप वो चीज अच्छे से करते हो, सर्टिफिकेशन या कुछ भी। तो बग बाउंटी हंटर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नहीं तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपके पास 3 टूल बेस्ट है। पहला है गिटहब, दूसरा है चैट जीपीटी और तीसरा है पोर्टस्विगर। तो ये 3 आपको फ्री में पढ़ा देगा कि आपको विथ रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटीज, विथ रिलेटेड टू अपकमिंग टाइम, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो, जो जिसको मैं आज भी मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो मेरे भी लर्निंग कर्वेचर में ये 3 चीजें हमेशा यूज होते रहती हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ करंटली ऑल्सो एज वेल एज प्रीवियसली मैं कैसे बग बाउंटी हंटिंग की जर्नी में था और आज भी मैं हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट। सो आप इसमें बग बाउंटी के बाद आपने प्रोफेशनल करियर अपने स्टार्ट किया लाइक एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर। सो सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है बेसिकली, कि क्या क्या वो परफॉर्म करता है, किस किस चीज़ों पे एक ओवरव्यू दे पाए। तो हर कंपनी में सिक्योरिटी इंजीनियर का अलग रोल होता है। ठीक है, बट अगर मैं कहूं तो एक सिक्योरिटी इंजीनियर के पास जो स्किल सेट होने चाहिए जनरली, वो ऑफेंसिव, डिफेंसिव, इन्फोसेक या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एज वेल एज SOAR या SOC का जो काम होता है, वो ये 4 चीजें आनी चाहिए स्टार्टिंग ऑफ द करियर नहीं, बट विथ लाइक 4 और 5 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है तो ये 4 सेक्शन का होना चाहिए। अब हर कंपनी का अलग अलग है। ठीक है, इफ यू गो टू बैंकिंग सेक्शन, दे नीड डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड काम। सो इफ यू आर अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उनको डेटा सिक्योरिटी पे काम चाहिए। तो डेटा सिक्योरिटी में क्या सबसे पहले आ जाएगा आपका कि नेटवर्क की सिक्योरिटी मुझे देखनी है। ठीक है, फिर डेटा जहाँ पे स्टोर होता है या डेटा वेयर हाउसेज है या जहाँ पे भी डेटा को एक्यूमुलेट करके ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी देख रहे हैं, फिर सिस्टम की सिक्योरिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो दीज थिंग्स बट आपका लोग या फिर वो एरिया जो है या फिर वो कंपनी जो है या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे उससे वो काम नहीं चाहिए। लेट्स सपोज आप IBM एंटर करते हो, इट्स अ वेरी ग्रेट कंपनी। ठीक है, यू जॉइन देयर एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, पर वो तुमसे प्योर SOC का काम करवाते हैं। ठीक है, सॉक एनालिस्ट जिसे कहते हैं, लॉग एनालिसिस करना, ट्रिगर करना, अलार्म्स आ रहे हैं, ट्रियाज करना, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग मोटिव होता है। अब आप वही चीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चले जाते हो, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको प्रोडक्ट सिक्योरिटी देखेगी, नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी देखेगी या पेरीमीटर सिक्योरिटी देखेगी। ठीक है, तो ये 3 पे काम करना चालू करता है एक सिक्योरिटी इंजीनियर। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट एकदम करियर के स्टार्टिंग में हो और आपको चाहिए कि आप यू कैन क्रैक एन एनालिस्ट वाला रोल, ठीक है, कि मेरे को एक एनालिस्ट रोल चाहिए या फिर आई वांट टू मूव फर्दर एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर इन माय लाइफ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले चीज है, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी यार। ठीक है, अब इसमें तुम कोई बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे प्रोग्रामिंग इज नॉट एसेंशियल। आई हेल्दीली डिसएग्री विद देम, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर बाद में पता चला कि अगर प्रोग्रामिंग सीख लिया एज अ स्किल तो बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मुझे लगा ठीक है भाई, प्रोग्रामिंग एज अ स्किल सीखना है, कोई भी एक प्रोग्राम, कोई भी लैंग्वेज। तुमको बैश आती, तुमको बैश सीखना, बैश स्क्रिप्टिंग पे करना, वो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें तुम कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिलीवर कर सकते हो। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स और DBMS का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एज अ स्किल सेट भी आपको होना चाहिए। अब अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से डेटाबेस को हैंडल करती है। ठीक है,
यू एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर तुम्हें पता होना चाहिए कि डेटाबेस को हैंडल किया कैसे जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी डाल के पूरा डिलीट मार दिए, नहीं करना है इसे, ठीक है। ऐसे हरकतें नहीं करनी, भले ही आपके पास फ्रॉड का एक्सेस भी क्यों ना हो, आपको ऐसे हरकतें नहीं करनी है। कुछ लोग हैं, कुछ मेरे बहुत ही करीब लोग हैं, उनके पास एक्सेस है, और बार बार धमकी देते रहते कि अगर मौका मिला तो डिलीट भाई, और फिर रेजिग्नेशन दे के निकल जाएंगे, या फिर रेजिग्नेशन डाल के पेपर डिलीट करके फ्रॉड भाग जाएंगे। एडिट नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। खैर, तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस का आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क्स में नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क के पैकेट कैशिंग और पैकेजेस कैसे, पैकेट जो है लेफ्ट टू राइट होते हैं, मतलब रिसीवर्स टू सेंडर्स, और फिर उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कैशिंग, शेड्यूलिंग, किस तरीके से कोई क्रॉन जॉब चलता है, और अगर जॉब्स जो उसके इंटरनल जॉब्स चल रहे हैं तो उसको कैसे आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। तो ये सब के बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एज अ स्टार्टिंग एनालिस्ट, ठीक है। अगर आप एज अ स्टार्टिंग सिक्योरिटी एनालिस्ट बन रहे हो, या एनालिस्ट के बाद फिर एसोसिएट बनते हैं, एसोसिएट के बाद फिर आप इंजीनियर बनते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है। अब उसके बाद जब आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जाना है, डिफेंसिव में पूरा जाना है, या वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट या इन्फोसेक मैनेजमेंट में जाना है। तो अगर आप इन्फोसेक मैनेजमेंट में जाते हो तो वो सेक्शन अलग हो जाता है, मतलब आगे चल के इन डेप्थ अलग हो जाता है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को कलेक्टिव लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आप एज एन आर्किटेक्ट काम कर सकते हो आगे चल के। यू विल बी वर्किंग एज अ डिफेंस और ऑफेंस या कुछ भी हो, फिर आगे चल के फिर आप एज अ आर्किटेक्ट काम करते हो। अगर आप आर्किटेक्ट अच्छा करते हो तो उसके बाद फिर आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं अपग्रेड करने के लिए खुद को। अगर आप खुद को अपग्रेड करते हो, सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद, तो क्या नाम है उसका, यू कैन go forward with the positions of CISOs also if you have to. There are great CISOs, Chief Information Security Officers, but और उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है अराउंड 10 years और 12 years का, और वो और पैसे भी अच्छे कमा लेते हैं। सो दैट्स हाउ यू बिकम और आ सिक्योरिटी इंजीनियर। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जैसे बताया मैंने कि आपसे काम पेरीमीटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट सिक्योरिटी का दे सकते हैं। अगर आप आईबीएम जैसी बहुत बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके इंटरनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनकी नेटवर्क भी होती है, तो उस पर भी आपको सिक्योरिटी में ऑडिटिंग कर सकते हो आप। अगर ऑडिटिंग नहीं करना है आपको, लेट्स सपोज, वो आपको ऑप्शंस देते हैं, हर कंपनी आपको ऑप्शन देती है आपके ये फ्लेक्सिबिलिटी के बिना डिफरेंट ऊपर, डिफरेंट जो ठीक है। ऑप्शंस आपने बताया थोड़ा एक्सप्लेन कर देगी कितना डिफरेंस होता है पैरामीटर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, और ऑडिटिंग कैसी, ऑडिटिंग भी एक टाइप है, तो कितना डिफरेंट है डोमेन्स ये। ऑफेंसिव सिक्योरिटी अगर मैं बोलूं तो सबको पता है कि एज अ स्टार्टिंग करियर में आप पेन टेस्टर बन सकते हैं, द लीस्ट व्हाट यू कैन डू, ठीक है। स्टार्टिंग एज अ करियर में एनालिस्ट के साथ साथ अगर आप कुछ बन रहे हो तो आप बन सकते हो पेन टेस्टर, ठीक है। पेन टेस्टर के बाद फिर आप आगे चल करके और सीनियर एडवांस साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और ऐसे ऐसे करके अलग अलग कंपनी का अलग अलग ओहदा होता है, पोजीशन होता है, सब कुछ होता है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ब्रेकिंग द सिक्योरिटी है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में सेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी है, और इन्फोसेक मैनेजमेंट में ऑडिटिंग का सेक्शन आता है। ऑडिटिंग का मतलब ये हो जाता है, यू एज एन ऑडिटर, यू आर अ पर्सन हु नोज द सिक्योरिटी पैराडिम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को सेट किया जाता है, ठीक है। हर कंपनी का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होता है, और आर्किटेक्ट जब आप ऑडिटिंग के लिए आते हो, लेट्स सपोज आप अर्नस्ट एंड यंग में हो, या फिर आप पीडब्ल्यूसी में हो, या डेलॉइट में, किसी भी बिग फोर में हो, ठीक है। आपको एज अ सिक्योरिटी ऑडिटर लिया गया है, ठीक है, और आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है। तो आपका काम जो ऑडिटिंग का होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले कंपनी को के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है उनसे आप बात करते हो, वो आपके साथ एक मीटिंग रखते हैं और वो अपना सिक्योरिटी पॉस्चर बताते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसी चीजें सॉल्व करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे चीजें से सेट करके रखा है। वी हैव एन एक्टिव आईटी टीम जो एडमिन वाली है, एक हम लोग के पास आईटी के साथ एक सिक्योरिटी टीम है डेडिकेटेड, हम लोग ये देखते हैं वो देखते हैं, सारी चीजें वो बताती है। यू एज एन ऑडिटर तुम्हारे ये काम है कि उन्होंने जो चीजें बोली हैं उसको चेक करना। अगर लेट्स सपोज अगर मैं सही बोलूं तो पेन ड्राइव भी लेट्स सपोज अगर आपके टेबल पे पड़ी हुई है, पेन ड्राइव, नॉर्मल पेन ड्राइव, ठीक है, वो भी नहीं रहनी चाहिए एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट अगर उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में दे के रखा है कि वी हैव केप्ट सर्टेन
फ्लैश ड्राइव्स एज अ कीज, ठीक है, तो आपको फिर थोड़ा सा वो देखना पड़ा, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होता है कि चलो ठीक है यार, उसने बोल के रखा है कि दीज विल बी यूज एज अ कीज, ठीक है, फ्लेक्सिबल कीज या जो भी बोल सकते हैं, एमएफए कीज की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे एज एन ऑडिटर, ठीक है। अब तुम डिफेंसिव वाले एरिया में जाते हो किसी भी कंपनी में, या फिर तुम किसी कंपनी में एज अ डिफेंस इंजीनियर हो या साइबर सीटीए हो या साइबर थ्रेट सीटी साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस या वाले इंजीनियर हो, ठीक है, तो तुम्हारा काम होता है थ्रेट हंटिंग पर पूरा, ठीक है। थ्रेट हंटर्स का काम ये होता है, अब अलग अलग कंपनीज में अलग अलग काम रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, थ्रेट हंटर का काम ये है कि वो थ्रेट मैपिंग करेगा पहले कि एक कंपनी में किस तरीके से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है ना कि ये थ्रेट इंजीनियर्स या थ्रेट हंटर्स, सीटीआई वाले, पेन टेस्टर, ये सारे के सारे एक ही होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, क्योंकि वो अच्छा खासे पैसे देती है लोगों को कि भाई देख भाई मैं तुम्हें 25 लाख का पैकेज दे रही हूँ, ठीक है, चलो 30 लाख का दिया तुमसे, मैं 6 जॉब रोल का काम एक साथ एक बार में निकलवाऊंगी एक प्रोजेक्ट पर, जो कि मैंने देखा है अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो करते हैं। और इंजीनियर्स उस चीज को करने के लिए रेडी रहते हैं कि दे आर वेरी मच रेडी टू पेंटेस्ट द एप्लीकेशन, मतलब कोड रिव्यू भी करते हैं वो, कोड रिव्यू मतलब सिक्योर कोड रिव्यू जिसे कहते हैं, कोड रिव्यू के साथ साथ वो जो वो पैचिंग करते हैं डेवलपर्स, उस पैचिंग की भी ऑडिटिंग करते हैं, मतलब उसे चेक करते हैं कि हाउ इट इज बीइंग डन, और उसके साथ साथ जो लास्ट चीज होता है साइन ऑफ होता है, वो साइन ऑफ करके भी देते हैं। सो एक प्रोडक्ट इंजीनियर इतने सारे काम एक सिंगल आदमी करता है इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में घुसते हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में घुसते हो या फिर आप बड़े बड़े बिग फोर में घुसते हो, ठीक है, तो वहां ये एक प्रोजेक्ट को 4 डिफरेंट लोगों को दे दिया जाता है, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है या डिवीजन क्रिएट किया जाता है कि एक बंदा पेन टेस्टिंग करेगा, एक बंदा ऑडिटिंग करेगा जो पेन टेस्टिंग की है, एक बंदे ने अगर ऑडिटिंग की है पेन टेस्टिंग की तो उसके बाद इसका एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट पोस्चर बनेगा, उसके बेसिस पर ही ये सारी की सारी चीजें कैरी आउट हुई होंगी तो वेरी गुड, नहीं हुई होंगी तो कुछ और अपन उसको जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ different job roles in different section of the companies work। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक आदमी सब काम कर सकता है, या फिर अगर उनका सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट अगर ऐसा है कि हाँ भाई कि ठीक है यार अपन ना और लोगों को ले सकते हैं, तो फिर वो काम ऐसा डिवाइड कर देते हैं प्रोजेक्ट में। बट जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक बंदा सारी चीजें देख लेता है, एंड इट्स अ वेरी फन थिंग टू डू एक्चुअली, मजा आता है उस काम को करने में उस पर्टिकुलर टाइम में। सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा सा रिलैक्स होता है क्योंकि वो एक होता है डिवाइड हो जाते हैं सारी की सारी चीजें, बट हाँ ये है कि आप मल्टीपल आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जब प्रोजेक्ट्स मल्टीपल रहते हैं तो फिर लगता है कि यार ये भी करना है वो भी करना है ऐसे करना है वैसे करना है, तो एक पेन टेस्टर को 5 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और उस 5 प्रोजेक्ट में वो काम करेगा, ऐसा भी होता है। सो दैट्स हाउ the work is being done by pen tester, auditors, defense. Hope this answer to the question जो आपने पूछा। यस यस, काफ़ी एक्सपोजर मिलता है अगर कोई प्रोडक्ट सिक्योरिटी में है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का काम आपको करना पड़ता है, लाइक आई सेड। सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, और सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस? मैं सर्टिफिकेशंस के नाम नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे लोग, तो मैं नहीं बता रहा। हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा कि कौन से सर्टिफिकेशंस इस ईयर करने चाहिए, और ये मैंने पर्सनली जो किया है वो इंडस्ट्री रिनाउंस्ड है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड इन द सेंस कि वो नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोडक्ट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी मैंने सर्टिफिकेशन किया है, मैंने प्रोडक्ट सिक्योरिटी का भी किया है, पीएनपीटी से भी पीएनपीटी भी किया है, तो ऐसे करके बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हैं, ठीक है। मैं औरों की तरह नहीं बोलूंगा कि आई ट्राइड हार्डर एंड आई क्रैक्ड ओएससीपी एंड ये सब चीजें मैं नहीं बोलने वाला, ये सब सारी चीजें की हैं बट मैं मुझे नहीं शो करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज, कौन सी सर्टिफिकेशन करने से आज के टाइम में डिपेंड करता है, सॉरी आपका क्वेश्चन ये था कि स्किल्स मैटर करता है कि सर्टिफिकेशन, करेक्ट। मेरे नजर में अगर सर्टिफिकेशन से स्किल बिल्ड हो रहा है तो सर्टिफिकेशन कर लो,
अगर स्किल बिल्ड सर्टिफिकेशन के बगैर हो सकता है तो कर लो यार, बट जो स्किल तुमने डेवलप किया है उस डेवलप किए हुए स्किल का तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज तुमने पेन टेस्टिंग का एक सर्टिफिकेशन किया, वेरी गुड, और पेन टेस्टिंग का तुमने एक भी प्रोजेक्ट वीडीपी या आरडीपी पे तुमने किया ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, यू यू हैव नॉलेज बट यू कैनॉट यूज इट। ये चीज स्वामी विवेकानंद भी बोले थे कि इट्स मतलब जो नॉलेज होता है ना, जो अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो तो दैट इज नथिंग बट अ पॉइजन। ठीक है, जो रह करके आपके ही अंदर को ना मार डालता है। ठीक है, तो इफ यू हैव स्किल्स, I've seen great people have skills and no certification and they're doing very good in their life. So if you are getting started in your career as a tech वाला, मतलब किसी भी फील्ड में, अगर उस सर्टिफिकेशन से सच में तुमको लग रहा है कि तुमको सीखने को मिलेगा और सीख करके अप्लाई करके तुम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके लोगों को बता सकते हो कि तुमको तुम्हारे पास ये स्किल है, तो फिर वो सर्टिफिकेशन करो, वरना मत करो। ये मत देखो कि अरे मार्केट में यार ओएससीपी रिक्वायर्ड है, एचआर कुछ भी फेंक के दे देगा तुम्हारे मुंह पर। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस बोल देगा कि मुझे एंट्री लेवल जॉब में चाहिए, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि आज के टाइम में हो रहा है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए बट हो रहा है ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे एचआर के काम को देखा, मुझे लगा भाई पागल वागल हो क्या, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जावा डेवलपर भी चाहिए, तुम्हें आईटी एडमिन भी चाहिए, तुम्हें बैकएंड का बंदा भी चाहिए, और तुम्हें फ्रंट एंड वाला भी बंदा चाहिए, तुम्हें फुल स्टैक अगर सिक्योरिटी फुल स्टैक अगर इंजीनियर चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस चाहिए 15 साल का, इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, हाँ, और आप पैकेज के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हो, क्यों कोई ज्वाइन करेगा तुम्हारे यहाँ यार? नहीं करेंगे ज्वाइन, क्या कर लोगे? सो मोर ओवरऑल देखा जाए तो लिंक्डइन पर बहुत से जॉब रोल जैसे आते हैं जो एंट्री लेवल पे होते हैं, बट उसमें जो सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। ठीक है, कि मेरे को एंट्री लेवल ही जॉब है, बट एटलीस्ट उसके पास यार कुछ नहीं तो सीआरटीओ या सीआरटीपी जरूर होना चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी, अगर एडब्ल्यूएस का आर्किटेक्ट वाला रोल ऐसे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ अ कंपनी, सी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डोंट गिव अ डैम अबाउट वेदर यू हैव सर्टिफिकेशन और नॉट, दे डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको बस ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर स्किल है तो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और प्रोजेक्ट्स को बना करके वो प्रोजेक्ट आगे चल करके काम आ रहे हैं गिटहब पर या कहीं पर भी। अब छोटा सा तुम जैसे मान लो एक सिक्योरिटी इंजीनियर हो, तुमने एक छोटा सा फजर बनाया है, और वो फजर को में तुमने इतनी सारी चेंजेस लाए कि कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करने लगी। ठीक है, ट्विटर से लेट्स सपोज वो वायरल हो गया, वो टूल तुम्हारा, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोलेगी कि इस बंदे के पास स्किल है, इस बंदे को ऐसा काम करने आता है, इसको हायर कर लो। उनको सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, डिग्री का कोई मतलब नहीं। इंडिया में, इन अ कंट्री, आप अपने यहाँ डिग्री का वैल्यू बहुत रखा गया, क्योंकि इंडियन कंपनीज में होता है कि डिग्री तो होना चाहिए भाई, 4 साल ऐसे लगे कि हाँ भाई 4 साल वो बंदा एक जगह पर टिक करके पढ़ा है। अगर वो टिक करके पढ़ सकता है तो टिक करके काम भी करेगा, सिंपल सी बात है, यही एनालॉजी होती है। इसीलिए बहुत सी इंडियन कंपनीज है फ्रीलांस को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, और बाहर की कंपनीज प्रोजेक्ट बेस के हिसाब से देखती है कि जहां से अच्छे में और थोड़ा ऑप्टिमाइज कम पैसे में अगर मिल जा रहा है टैलेंट, तो क्यों छोड़े? ठीक है, मेरा काम बन जा रहा है तो क्यों छोड़े? तो वो इंडियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो सारे सर्टिफिकेट्स मतलब लोगों को उठाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंप्लीट कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन से स्किल बिल्ड हो रहा है और उस स्किल से तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या काम कर सकते हो, या लेट्स सपोज बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, गो फॉर इट, डू इट। अगर उसके बगैर हो सकता है तुमको सर्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि लाइक अगर आप सर्टिफिकेशन करें तो सीखें तो ज़रूर उससे, क्योंकि वो एक शोकेस के लिए भी है, फिल्टरिंग आउट भी इजीली हो जाता है आपके जॉब स्विचिंग के टाइम कि आप स्विच कर रहे हैं इंट्री पॉइंट में। सो तो यार जैसे जैसे तुमने ये बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि सर्टिफिकेशन मतलब स्विच कर रहे हो तो एक एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि रिगार्डिंग कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो उस दूसरे बात मतलब उनको लगेगा कि हाँ भाई कि उनके पास एक कोई स्किल एसेट है एज अ सर्टिफिकेशन, बट वो लाइफ में आगे चल के आएगा।
ठीक है, क्योंकि एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास, मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है एक्स्ट्रा। मेरे पास सिर्फ इतना पैसा है कि मेरे पास सिर्फ कॉलेज की फीस देने के है, उसके अलावा कुछ मेरे पास पैसे नहीं। तो फिर स्किल वर्सेस सर्टिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके पास जॉब है, जॉब के साथ साथ अगर आपके पास वो पैसे सेव हो रहे हैं, तो पैसे सेव करके सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, फिर आप स्विच करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। काफ़ी कंपनियां रिइम्बर्समेंट भी देती हैं, लाइक सो रेज्यूमे कैसे बनाए और इसमें रेज्यूमे में प्रोजेक्ट कैसे शोकेस करे ऑफेंसिव साइड के, लाइक ये प्रोजेक्ट पे काम किया है। मे बेसिकली फ्रेशर्स का ये डाउट रहता है रेज्यूमे कैसे बिल्डअप करें। रेज्यूमे का जहां तक बात है, ओके, तो रेज्यूमे का 3 फैक्टर होता है। अगर आप, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे भी 2 सेक्शन है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं वर्सेस आप फ्रेशर हैं। ओके, अगर आप फ्रेशर हैं तो सिंगल पेज बनाइए, ठीक है, और उस सिंगल पेज में 3 चीज हमेशा ऐड रखना चाहिए। पहली चीज, आपका स्किल सेट, आपको क्या आता है। बहुत फ्लैशी नहीं बनाना है कभी भी, कभी भी क्या बोलते हैं, रेज्यूमे को फ्लैशी नहीं बनाना। बहुत से लोग हैं जो बोलते थे कि थोड़ा फ्लैशी बनाओ, थोड़ा ऐसे बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। सारे के सारे रेज्यूमे को वो लोग कलेक्ट करके एक जिप फाइल में डालते हैं। जिप फाइल में लेने के बाद फिर वो एटीएस पे सेट करते हैं। एटीएस में, एटीएस एक सॉफ्टवेयर है बाय द वे, ठीक है। वो एटीएस सॉफ्टवेयर जो है पूरी की पूरी तरीके से स्कैनिंग करता है कि किस कैंडिडेट के पास कोई पर्टिकुलर स्किल है कि नहीं। अब एचआर क्या करता है, बोलता है कि मेरे को जावा डेवलपर चाहिए, जावा लिख दिया, बैकएंड आना चाहिए और 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंटर कर दिया। अब 10 लाख, 12 लाख या फिर 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया एक चीज के लिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, उसमें से मात्र 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि ये 3-4 वर्ड्स इनके रेज्यूमे में थे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो रेज्यूमे में बनानी है एज अ फ्रेशर या फिर एज अ जो भी है, मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे को, तो ये याद रखना है कि वो एटीएस के फिल्टर पे खड़ा हो जाए। एटीएस के फिल्टर का यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। आप, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बनाया, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। किसी भी एक को देखोगे आप, आपको पता चल जाएगा एटीएस पे फिल्टरिंग कैसे होती है, ठीक है। दूसरी चीज, विथ रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी क्या क्या चीज डालें, ठीक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ नहीं आता है, ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव नहीं, कुछ नहीं आता है, तो जो लीस्ट चीज जो आप सीख सकते हो वो एसओसी का काम है, जो लेवल 1 एसओसी होता है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू लॉग एनालिसिस, ठीक है। आप एज अ स्किल डाल सकते हो कि आपको एसओएआर, एसआईएम पे काम आता है, स्प्लंक पर काम आता है, क्यूराडार पे काम आता है। ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो एज अ सेलेक्टिव अलग से टूल सेट, ठीक है, कि टूल्स पे तुम्हारा क्या क्या काम है। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी करते हैं, अपने रेज्यूमे में जब ऐड कर रहे होते हैं वो लिखते हैं कि जावा लिखा है, तो उसके साथ साथ जावा के साथ ये भी लिख देते हैं कि एक्लिप्स पे काम किया, कि इंटेलिजे पे काम किया है। आईडीई कोई अलग चीज नहीं है, बट इंटेलिजे और एक्लिप्स में जितने मोड्स होते हैं, अब वो रेज्यूमे में बाय डिफॉल्ट, अगर कोई टेक्निकल बंदा उस रेज्यूमे को पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, अच्छा इस बंदे का हाथ इंटेलिजे पर या एक्लिप्स पर अच्छे से बैठा हुआ है, या फिर पाईचार्म पे अच्छे से बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर इस बंदे का हाथ वीआई पे बैठा हुआ है, विम पे बैठा हुआ है, सॉरी, विम पर बैठा हुआ अच्छे से, इसको नैनो पे दो या विम पे दो, या टर्मिनल पे भी ये कोड कर लेगा। ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो एक एक साइड में एक टूल सेट का सेक्शन ऐड करने का, ठीक है। मेन सेक्शन में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, और आप क्या है, सिंपल क्या है आप, एज अ, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखने, स्टूडेंट एट जो भी कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है उस रेज्यूमे में। उसके बाद ये देखना है कि आपने आपका जो आप करंटली क्या एजुकेशन में हो और किस ईयर में, सेक्शन में होना चाहिए। वो फर्स्ट पार्ट अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो जो मेजोरिटी जो बॉडी वाला पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज आना चाहिए, वो है स्किल सेट और प्रोजेक्ट्स। एज अ स्टूडेंट जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आप ध्यान दें, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रोजेक्ट्स बनाएं, गिटहब पर बनाएं, आप अलग अलग हैकाथॉन्स पे जाएं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी है, क्योंकि मैं भी था, क्योंकि मैं हूँ साइबर सिक्योरिटी में, मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था कॉलेज के टाइम, ठीक है। वी वर इन द टॉप 30s, ठीक है, इंटरनल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में टॉप 30s में अपन थे।
हाँ, वी वर नॉट एबल टू क्लियर इन द टॉप 5 पीपल, वो अलग बात। बट जो जिस लेवल का चीज अपन ने सीखा, सिक्योरिटी से भी एज वेल एज डेवलपमेंट में भी, आई स्टिल ऑन दैट स्किल, आई स्टिल हैव दैट थिंग कि हाँ यार, आज भी अगर वो मुझे वो प्रोजेक्ट आता है तो मैं उसे अच्छे से करूँ, ठीक है। और वो चीज मैंने लाइन बाय लाइन जो मैंने करा था उसे मैंने रेज्यूमे में ऐड करा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको स्किल सेट जो आप बिल्ड कर रहे हो अपने पास, लेट्स सपोज एसओसी का, या फिर लेट्स सपोज एज अ पेन टेस्टर का, या फिर लेट्स सपोज एज अ फायरवॉल या वीपीएन पे अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या वीपीएन पर अगर आप कुछ वीपीएन डेवलप कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो ऐसा, ठीक है। वो एज अ स्किल आपको ऐड करना है एज अ कंप्लीट सेक्शन की, और वो बोल्ड में रहना चाहिए कि आपको स्किल सेट क्या आता है, ठीक है। वो बोल्ड में रहना चाहिए और उसके नीचे प्रोजेक्ट्स रहने चाहिए। अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट्स हैं तो आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, हमेशा एज रहेगा। अगर एक प्राइवेट बेस्ड किसी के साथ, कंपनी के साथ ट्रेनिंग किया है या कोलैब करके आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो एक सेकेंड टीयर का आपके पास एक रहेगा कि चलो ठीक है, इस बंदे ने कुछ किया है। लेट्स सपोज आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, और आपको फिर भी प्रोजेक्ट्स दिखाना है, तो गिटहब पर जाकर के आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। नहीं तो आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए बड़े बड़े, उनको फोर्क करके उन प्रोजेक्ट्स को लेकर के आप उनमें चेंजेस करके अपने एडिशंस डाल सकते हो, और ये बोल सकते हो कि आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है इन दिस साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। अब कोशिश करना टाइपो वाइपो बस मत ऐड करना, ठीक है, कि इसमें अरे भैया फुल स्टॉप था उसमें क्वेश्चन मार्क कर दी, ये नहीं करना। उसमें ऐसा करना तुमको है, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूट, कि ये एक फीचर था, इस फीचर में साइबर सिक्योरिटी का ये एडेड था। मैंने क्या किया, इसमें एक फिल्टरिंग वाला सेक्शन ऐड कर दिया। तो मेरे पास ये स्किल है कि मुझे एसआईएम यूज करने आता है, मुझे लेट्स सपोज मुझे स्प्लंक आता है, तो स्प्लंक का डैशबोर्ड क्रिएट करने आता है, मान लेते हैं। तो उनका किसी प्रोजेक्ट पर, लेट्स सपोज किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर, उनका कहीं पे भी स्प्लंक का डैशबोर्ड नहीं बना हुआ, तो तुमने क्या किया कि स्प्लंक का डैशबोर्ड बनाने का एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना दिया कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्प्लंक का सारा डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ये एक प्रोजेक्ट बना दो फॉर द पीपल हु हैज डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया है इन प्रोजेक्ट्स, तो ये कर सकते हो, एक एज एन आइडिया मैं बता रहा हूँ। ऐसे करके आपको अपने रेज्यूमे को क्रिएट करना है फॉर द पीपल जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन स्टार्टिंग वाले एरिया में अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करना है, बहुत ही अगर करना चाहते हो, तो नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड आप सर्टिफिकेशंस कर लो, जैसे सीसीएनए कर लो, या फिर आप चाहो तो अगर आपको पेन टेस्टिंग का करना है तो, और यू आर न्यू टू इट, तो टीसीएम सिक्योरिटी का पीएनपीटी है, वो कर लो आप, जो कि मैंने भी करा था। इट्स अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन, उसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा एज अ पेन टेस्टर, ठीक है। तो आप वो डाल सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट्स में तो था ही बिजी, बट मैंने स्किल अप करने के लिए सर्टिफिकेशन भी किया है अपने थर्ड ईयर के टाइम में या सेकेंड ईयर के टाइम में, क्योंकि जनरली थर्ड ईयर के टाइम में ही सारे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप, ये सारी चीजें होती है। अगर आप टेक मतलब बी टेक डिग्री में, अगर बैचलर्स डिग्री में नहीं तो फिर सेकेंड ईयर से चालू हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप एक्सपीरियंसड हो मेरी तरह, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सर्टिफिकेशंस का एक लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को अपने रेज्यूमे में ऐड करके रखें, बट ईयर मत डालिएगा, ठीक है। ये बहुत से एचआर ऐसा होता है जो ईयर के हिसाब से आपके सर्टिफिकेशन को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, या टेक इंटरव्यू जो होता है उसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आपके पास आउटडेटेड सर्टिफिकेशन। नॉलेज आप रखिए, सर्टिफिकेशंस की डेट मत डालिए। उसके बाद आपको ये बताना होता है आपके बिग रेज्यूमे में, और वो जो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका जो रेज्यूमे होना चाहिए वो कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो उस 2 पेज में आपको स्यूडो प्रोजेक्ट्स, मतलब स्यूडो प्रोजेक्ट नहीं, जो काम आपने करा है किसी कंपनी में, जो भी काम करा है उसको अपने रेज्यूमे में एज इट इज लिख दीजिए। बस उस प्रोजेक्ट का जो नाम है उसको चेंज कर दीजिए, और आप ये ब्रैकेट में लिख दीजिए कि कॉन्फिडेंशियल करके, और लास्ट में जाकर के एक स्टार दे करके कॉन्फिडेंशियल, जैसे होता है ना टीएनसी टाइप, टर्म्स एंड कंडीशन, वहां पे लास्ट में लिख दीजिए कि कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रोजेक्ट है। तो आप ये बताओगे कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है और आपने क्या क्या चीजें इस प्रोजेक्ट में अपने तरफ से एड ऑन की। आपने किस किस तरीके से, आपने बोला कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला पार्ट, आपने किस तरीके से, मान लेते हैं एक एमओएम का प्रोजेक्ट है, एमओएम प्रोजेक्ट मींस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन है, उस वेब एप्लीकेशन के साथ एपीआई है, क्लाउड है, क्लाइंट है, फिर
कुछ उसका सेक्शन है जो आईओटी के फर्मवेयर से भी रिलेटेड है, उसमें भी आपको पेन टेस्टिंग करना है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें उस एक एमओएम में करी है, तो आपको ये चीज डालना पड़ेगा अपने स्किल सेट में, ठीक है, उस रेज्यूमे में, ठीक है, आपको डालना पड़ेगा, सॉरी स्किल सेट नहीं, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में डालना होगा, ठीक है। जब भी आप स्विच कर रहे हो, जितना प्रोजेक्ट हो सके उतने प्रोजेक्ट्स में काम करो। ऐसा मत करो कि, क्योंकि कॉर्पोरेट में अभी तक मैंने देखा है, आप सही बोलूं कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और वो कंफर्ट जोन में आना लाजमी है, क्योंकि कंपनी चाहती नहीं है अपने एम्प्लॉयज को कि वो चाहती है कि ग्रो करें आप, बट आप हमारे अंडर ही रहिए, कहीं मत जाइए, इधर ही रहिए, मैं आपका पैसा बढ़ा दूंगा, बट एट द एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए आप कंपनीज को छोड़ते हो, आप दूसरी जगह जाते हो, और आपको जा करके दूसरी चीज सीखनी होती है, फिर आप अलग बढ़ते हो, अलग बढ़ते हो, ऐसे बढ़ते चले जाते हो, ठीक है। सो फॉर द पीपल हु आर, फॉर द जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके लिए 2 पेज का रेज्यूमे होना चाहिए, और यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप रेज्यूमे बना रहे हो, जो कि पहले मैंने बोला कि वो एटीएस फिल्टर से एकदम स्ट्राइक आउट होना चाहिए, कि अच्छे से स्ट्राइक आउट नहीं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स को ऐड करना होता है, उनके जेडी, एक इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जो भी जेडी होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन रोल जो होता है, उस जेडी के वर्ड्स को ही उठा करके एचआर जनरली एटीएस में डालते हैं, ठीक है। ये ट्रिक कहीं और जनरली लोगों को नहीं पता है, वो जेडी से ही उठा करके उसमें डालते हैं, और उसी एटीएस को जेडी के थ्रू ही फिल्टर आउट करते हैं। तो अगर आपका रेज्यूमे जेडी के साथ कंपेयर करके वो सारे के सारे वर्ड्स आपके अगर रेज्यूमे में ऐड हो जाते हैं, देन देयर आर हाई चांसेस और हैवी चांसेस कि आपके रेज्यूमे ऐड हो सकता है, ठीक है, फॉर सेलेक्ट गेटिंग सेलेक्टेड एज अ कैंडिडेट फॉर द जॉब, ठीक है। सो ओके। सो हैकाथॉन के बारे में बताइए, आपने हैकाथॉन में पार्ट लिया, क्या करा वहाँ पे, क्या कैसे क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के एंड में अपने यहाँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हुआ था, और अपन सबने सबमिशन आइडियाज दिए थे। मेरा आइडिया बहुत सिंपल था कि एक एक फाइल चेकर टाइप का एप्लीकेशन बनाना था, जो फाइल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे काम करे, एज वेल एज फाइल को चेक करे कि वेदर वो मेलवेयर उसमें है कि नहीं है, किसी तरीके का वायरस है या किसी तरीके का वर्म है, कुछ है कि नहीं, ठीक है। उस तरीके का मैंने एक छोटा सा टूल बनाया था, ओवर यूजिंग टिकेंटर, सॉरी यूजिंग टिकेंटर फ्रॉम पाइथन, और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज थी, उसके साथ साथ जेएस का इस्तेमाल किया था। अब हम लोग टोटल 6 बंदे थे, ठीक है। तो 6 में से मेरा काम जो था वो सिक्योरिटी टेस्टिंग का था, और जो उसका क्या बोलते हैं, जो बैकएंड में किस तरीके से वो स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब किस तरह से फाइल को स्कैन करता है, उसकी सब रूटीन्स को लिखना मेरा काम, ठीक है, जो पाइथन की जितनी भी होती है, तो वो काम मेरा था। मैंने बहुत अच्छे से किया यार, बहुत प्यारे से किया। वी गॉट सेलेक्टेड फॉर आवर आइडियाज, ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में। तो जब सिलेक्शन हो गई थी, सिलेक्शन होने के बाद फिर अपन जब टॉप 30 में आए, और जब हम लोगों ने अपना एग्जीक्यूट करना चालू किया, ठीक है, अपने को टाइम कम मिला था, अपने को टाइम असल में कम नहीं था यार, 11 घंटे का टाइम कम नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि 11 घंटा या 9 घंटे, 9 घंटे मिले थे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इंटरनल वाला हो गया था मैटर। तो जैसे हम लोगों ने इसको किया कंप्लीट, तो अब हम लोगों का सबका नया नया था कि यार पहला हैकाथॉन है, ऐसे करना, और पहला हैकाथॉन इतना अच्छा मिल गया हम लोगों को, बहुत अच्छा, वेरी गुड ये सब। और 4 घंटे के बाद सबकी हालत खत्म, भाई अब नहीं होगा मेरे से, अब नहीं कुछ आगे बढ़ने वाला, कुछ नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा है, लाइब्रेरीज काम नहीं कर रही, ये पुल करना चाह रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अपन ने 1 घंटा ब्रेक लिया, ब्रेक लेकर के अपन ने इधर उधर दूसरों का प्रोजेक्ट देखा, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए थे। बट फिर अपने अंडर में था कि ठीक है यार, जो अपने पास है वो बेस्ट है, जो अपने को आता है वो अच्छा आता है, हम वी ऑल आर डूइंग इट विथ रिस्पेक्ट टू लर्न समथिंग न्यू, या फिर स्किल सेट या सब कुछ ऐसा करने के लिए। तो वहां पर मैंने देखा, वहां पे कोई भी बंदा वहां पर कोई भी बंदा, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग अपना अपना टॉप दे रहे थे, नो डाउट। बट एट द एंड उनके काम, उनको उनको किसी तरीके से जेलिसी नहीं थी,
या किसी तरीके का कंपटीशन था, बट जेलिसी नहीं था कि हाँ यार तुम मेरी चीज सीख मैं तुम्हारी चीज सीखूं। तो दिस वाज अ वेरी प्लस थिंग जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मैंने सीखा था। और जो अनदर थिंग थी बहुत छोटी सी, वो ये थी कि टीम वर्क हमेशा हमेशा क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क को, सिंगल हार्ड वर्क को या सिंगल स्मार्ट वर्क को हरा देगा अगर टीम वर्क अगर चल रहा है। तो ये दो चीज मैंने सीखी थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बहुत अच्छे से, और बड़ा मजा आया। और आज भी मैं जिस भी हैकाथॉन में जाता हूँ जनरली तो बड़ा मजा आता है। तो ये सब चीजें बेसिक मैंने सीखी। हैकाथॉन एक प्लस पॉइंट भी है, अगर आप रेज्यूमे में डालें एज अ फ्रेशर कि मैंने हैकाथॉन में पार्ट लिया है, तो वो भी बहुत बेनिफिट बहुत करता है, क्योंकि आप आप एक बहुत बहुत अलग से एक स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल उनका ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है यार, अपना ये थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है एज अ स्टूडेंट। जो लोग गेड़ी मार रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये बंदा उठ करके कुछ अच्छा कर रहा है, तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा थिंग। सो थैंक यू सो मच फरदीन, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया और इतनी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करी हमारे साथ कि कैसे पाथवे डिसाइड करें बग बाउंटी में। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। बस जाते हुए बस इतना बोलूंगा कि सी एवरी पर्सन जो भी देख रहे हैं या फिर जो भी देखेंगे, एवरी पर्सन हु इज हियर, एवरीवन इज स्पेशल। बट वो जो स्पेशल एलिमेंट होता है ना यार, वो आप अपने से खुद को ढूंढना पड़ेगा आपको। आप उसको कहीं से कॉपी नहीं कर सकते हो। आप सीख सकते हो, बट आपको अपने से कुछ अपना एलिमेंट डालना पड़ता है, अपने से कुछ नया चीज डालना होता है, और चीजें मस्त आगे होकर के होने लगती है। शुरुआत के टाइम में आपको लगेगा कि चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, बट एट द एंड विथ टाइम सब कुछ अपने अपने जगह पर सारी चीजें चलने लगती हैं। बस that's it. आई होप आप सबको हमारा आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। और मेरे से 1-to-1 सेशन करने के लिए आप टॉपमेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।